जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। साथियों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च 2021 या अप्रैल 2021 में है। वो हर शाम को 7:30 बजे तैयार रहें मेरे साथ ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए। और एग्जाम से पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या फिर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, तो उसके लिए मैंने ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास बनाई है। उसे आप पूरा जरूर अटेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, विशिष्ट उपयोगकर्ता पहचान वाले कंप्यूटर सहयोगियों को वर्गीकृत करने वाले वर्डों का विशेष समूह वर्गीकृत किया गया है। मीन्स जो विशिष्ट यूजर की पहचान करने वाले कंप्यूटर के सहयोगी हैं, उनका जो वर्गीकरण किया गया है उस शब्द को क्या कहते हैं। विशिष्ट पहचान का मतलब देखिए, पहचान उसी की होगी जिसकी वो वस्तु होगी। अगर कोई चीज आपकी नहीं है तो उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो इसके लिए जो यूनिक वर्ड है वो है आपका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के द्वारा ही पहचान हो सकती है कि कौन सी चीज किसकी है। अगर यूजर नेम हमारा है तो उसका पासवर्ड भी हम ही को पता होगा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल के वास्तविक संदेश को कहा जाता है। मीन्स ईमेल के वास्तविक संदेश को जो मेन कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, मैंने आंसर बता दिया, मेन कंटेंट। तो उसे क्या बोलते हैं? हम कंटेंट बोलते हैं। जो भी हमारा मैसेज होता है, रियल मैसेज, वो कंटेंट कहलाता है। बाकी आप ईमेल में अटैचमेंट के रूप में कुछ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है यह भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे यह पूछा जाता है कि क्या ईमेल बिना सब्जेक्ट के हम भेज सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है, बिना सब्जेक्ट के भी आप मेल भेज सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी ईमेल में आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो पूरी मेल को पढ़े बिना जो रिसीवर है वो ही जान जाएगा कि आपने किस लिए मेल को भेजा है ना। और समय बचेगा, उसे इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। फिर बीसीसी दिया गया है। बीसीसी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी से निकलता है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में पूछता है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है। मीन्स अगर आप वर्तमान समय में एक वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, उस पर आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यह कहलाता है ब्राउजिंग, है ना। ब्राउज करना ही ब्राउजिंग कहलाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एसईओ स्टैंड फॉर। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एसईओ का फुल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है। मीन्स जो वेब पेज का कलेक्शन का मतलब उनका एक संग्रह किया गया है। मीन्स कई सारे वेब पेजेस को मिलाकर क्या बनता है, एक वेबसाइट बनती है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपको हमारी 2000 क्वेश्चंस की जो ई बुक है उसमें मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। कोई भी वेबसाइट जो होती है उसके लिए वेब होस्टिंग का उपयोग होता है। वेब होस्टिंग के द्वारा ही वेबसाइट का निर्माण होता है। तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी है इसमें से जो वेब होस्टिंग की कंपनी नहीं है, मीन्स जो हमें वेब होस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं करती है। तो ये भी आपका है, ब्लू होस्ट भी है, WPX होस्टिंग भी है, हॉस्टिंगर भी आपकी वेब होस्टिंग की वेबसाइट है। लेकिन फेसबुक वेब होस्टिंग की सुविधा हमें नहीं प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ फेसबुक।
फेसबुक क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो वर्तमान समय में सबसे फेमस है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PL1 भाषा का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन में आई थी? तो थर्ड जनरेशन में आपकी आई थी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI CUI दोनों के गुण पाए जाते हैं? GUI और CUI क्या है? ये यूजर इंटरफेस है। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको यूजर इंटरफेस के बारे में बताया है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा भी जाता है। और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसमें से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर कोई पैराग्राफ है या कोई पेज है, वहां पर आप किसी भी लाइन में हैं, अगर लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं, मीन्स अगर आप लाइन के लास्ट में हैं, जैसे आप यहां पर हैं और आप स्टार्टिंग में यहां पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखाते हैं कि कैसे आप किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत में या फिर लाइन की शुरुआत में जा सकते हैं। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी लाइन की शुरुआत और कभी कभी आपसे डॉक्यूमेंट की शुरुआत, कभी पैराग्राफ की शुरुआत पूछा जाता है। जैसे कि अभी हमारा कर्सर यहां पर है, देखिए जूम कर लेते हैं। कर्सर हमारा कहां पर है? सबसे लास्ट में है। अगर यहां पर देखिए हम होम की प्रेस करते हैं तो हम लाइन की स्टार्टिंग में आ गए, लेकिन अगर हमें पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए आपका पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ चुका है। तो यहां पर क्वेश्चन था लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, तो इसके लिए होम की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी में काफी पूछाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की 100 प्रश्नों की पूरी मैराथन क्लास कराई है। और जो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की क्लास है उसमें मैंने 100 क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस से दिए हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से 10-15 क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछ लेता है। तो वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो यहां पर राइटर आपका ओपन है, जूम कर लेते हैं। यहां पर ये आपकी टूल्स मेनू दी गई है, टूल्स मेनू में आपको मिलता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। वर्ड काउंट क्या करता है? हमारे जो भी पेजेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाया हमने, उसमें कितने वर्ड हैं, कितने स्पेस के साथ में कैरेक्टर हैं, कितना विदाउट स्पेस के साथ में कैरेक्टर है, ये पूरी काउंटिंग करके देता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। तो क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है कि वर्ड काउंट क्या पेज की काउंटिंग करता है? तो बिल्कुल गलत है, पेज की काउंटिंग नहीं होती। यहां पर वर्ड की और कैरेक्टर की, दो चीजों की काउंटिंग होती है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टूल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टोपोलॉजी में एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है? बताइए ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? चैप्टर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी के गुण क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, बस क्या है, रिंग क्या है, ट्री क्या है। एक बार सबको समझा देता हूं। एक क्वेश्चन के साथ साथ में कई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से आपका फायदा यह होता है कि आपको रटना नहीं पड़ता, आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। इसीलिए जब आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सके। तो यहां पर पूछा है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है? तो स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है। ठीक है, इससे फायदा यह होता है कि जो पूरा कंट्रोल होता है वो केंद्रीय हब के पास होता है। ठीक है, आप इसमें 2, 4, 6, 8, 10 कंप्यूटर लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन प्रोसेसिंग है वो कौन करेगा?
होस्ट कंप्यूटर ही करेगा। एक कंप्यूटर के खराब होने से अन्य कंप्यूटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं? तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर होस्ट कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा तो अन्य कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देंगे। ऐसे ही बस टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी या गोलाकार टोपोलॉजी के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। और ट्री टोपोलॉजी ट्री की संरचना में होता है, इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें चाइल्ड नोड होता है, पेरेंट नोड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन से पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइबर क्या है? बताइए, वीबर या वाइबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है या फिर ईमेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट। यह आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? मींस कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट में बदलना चाहते हैं तो उसका काम कौन करता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ इनपुट देना है, कोई भी कन्वर्जन नहीं है। प्लॉटर भी ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। मींस जो भी आप टेक्स्ट रखेंगे या जो भी आप पेज रखेंगे उसको क्या करता है? या डिजिटल रूप में पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो हार्ड कॉपी से क्या हो गया? सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्कैनर। अब नेक्स्ट, टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क की संरचना होती है, इसीलिए इसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, शिक्षा ऋण किसके लिए दिया जाता है? मीन्स अगर आप शिक्षा ऋण मीन्स एजुकेशन पर लोन लेना चाहते हैं तो कब मिलेगा? देश विदेश में पढ़ेंगे तभी मिलेगा, ट्यूशन या अन्य खर्चे के लिए मिल जाएगा, पढ़ाई से संबंधित, है ना। अब अन्य खर्चे का नहीं कि शॉपिंग करने के लिए आपको मिलेगा, ट्यूशन एवं पढ़ाई से संबंधित जो अन्य खर्चे हैं उसके लिए, कोर्स पूरा होने के बाद चुकाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो जो एजुकेशन लोन है वो देश विदेश में पढ़ने के लिए भी मिलता है, ट्यूशन या अन्य खर्च जो है आपके पढ़ाई से संबंधित उसके लिए भी मिलता है, और ये कोर्स के पूरा होने के बाद चुकाने के लिए भी मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, यूपीआई 2.0 कब लॉन्च किया गया? देखिए, यूपीआई जो है वो आपका सफल है, हर जगह यूपीआई चलता है, लेकिन यूपीआई 2.0 को भी लॉन्च किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लॉन्च किया गया? तो यह 16 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था, जबकि जो यूपीआई है वो 2016 में आपका लॉन्च किया गया था, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीओएस स्टैंड फॉर, पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था, मींस जीयूआई की शुरुआत किसने की? माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआत की थी जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कब से चालू हुआ? दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। कल एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत का पहला ब्राउजर कौन सा है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, एक कंफ्यूजन यहां पर हम दूर करना चाहते हैं। अगर पूछता है कि पहला ब्राउजर कौन सा है, तो विश्व का और भारत में अंतर है, ठीक है ना। विश्व का पहला वेब ब्राउजर www है, याद कर लीजिएगा, www अर्थात
वर्ल्ड वाइड वेब विश्व का पहला वेब ब्राउजर है। अब एक कंफ्यूजन आती है कि मोजाइक क्या है। तो मोजाइक विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। दोनों में डिफरेंस है। www ग्राफिकल नहीं था। अगर पूछता पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है तो मोजाइक होगा। अगर ये पूछता है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा होगा और वहां पर www ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो मोजाइक को टिक करना है। और अगर www और मोजाइक दोनों दिया गया है तो आपको www को ही टिक करना है, क्योंकि वहां पर ग्राफिकल या फिर नॉन ग्राफिकल की बात नहीं की गई है। और जब पूछेगा भारत की तो भारत का पहला वेब ब्राउजर इपिक है, जो जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था। अब यहां पे बात हुई है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कब से चालू हुआ। तो शुरुआत तो इसकी 2004 से पहले से हो गई थी। 2004 में ऑक्सीजन वॉलेट लॉन्च हुआ था, तो उसके पहले से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की शुरुआत हुई। लेकिन जो मुख्य रूप से माना जाता है वो 2010 से माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन है, मोबीक्विक है, ये सब ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए। जबकि 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया गया और पेटीएम आप सभी जानते हैं कितना प्रसिद्ध है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की शुरुआत 2010 से मानी जाती है। लेकिन यहां पर देखिए 2010 का ऑप्शन है नहीं है, तो 2006 को यहां पर माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले का दिया गया है, बाकी सब बाद के हैं। तो 2006 में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की शुरुआत यहां से आप मान सकते हैं। और राइट आंसर में आप एक चीज और देख लीजिए कि 2006 में कौन लॉन्च किया गया था। तो बूम वॉलेट 365.com ये आपका लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, यह वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। मीन्स फ्लॉपी डिस्क से आता है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में ही रह जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रतिबंधित करता है कहलाता है। मीन्स किसी प्रोग्राम में जो हमें प्रवेश करने से रोकता है वो क्या होता है? पासवर्ड। जैसे किसी घर में जाना है, गेट लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, तो हमें क्या करता है? रोकता है वह अंदर जाने से। लेकिन वैसे ही प्रोग्राम की बात करें तो वहां पर जो पासवर्ड होता है वो हमें प्रतिबंधित करता है उस प्रोग्राम में प्रवेश करने से। अब नेक्स्ट, आईओटी का आविष्कार हुआ था। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन को टिक किया गया है उसको सुनते हैं, जो साथ में एक्सप्लेन मैं करता हूं उसको नहीं सुनते हैं। तो देखिए आईओटी का जो आविष्कार है वो 1999 से माना जाता है। अगर पूछ लेता है कि पहली आईओटी डिवाइस कब बनी, तब यहीं पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1982। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ठीक है, 1982 को टिक करना है, क्योंकि कैम्ब्रिज मिलन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 1982 में पहली आईओटी डिवाइस बनाई गई थी। लेकिन पूरी तरह से प्रसिद्ध नहीं हुई, पेटेंट नहीं हुई, इसीलिए 1999 को पेटेंट के रूप में माना जाता है कि इसी समय में आईओटी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है तो सप्रेम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम किसी स्लाइड को हाइड करते हैं तो वह होती है। मीन्स अगर किसी स्लाइड को हम हाइड करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों यहां पर सही हैं। ऑप्शन फोर्थ बी एंड सी दोनों। अब नेक्स्ट, इक्वल प्रोडक्ट 5,2 का मान क्या होगा? अब जिन्हें पता होगा कि प्रोडक्ट फार्मूला का क्या काम है, आसानी से आंसर दे सकते हैं। प्रोडक्ट काम होता है गुणा करना। तो 5 में 2 का गुणा करिए, मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 5 2 10 होगा, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। और कौन सा फार्मूला कैसे वर्क करता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना है फार्मूला कैप्सूल के नाम से। सर्च करिए यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अबैक्स कंप्यूटर, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीम ऐप देश में नकदी बढ़ा रहा है, ट्रू या फॉल्स? क्या भीम ऐप देश में नकदी बढ़ा रहा है? तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि भाई डिजिटल वॉलेट है, ये कहां नकदी को बढ़ाएंगे, ये तो ऑनलाइन लेन देन करते हैं। अब नेक्स्ट,
जब कोई मेमोरी चिप 100 KB तक स्टोर कर सकता है, यानी यह लगभग 100,000 बाइट तक का डाटा होल्ड कर सकते हैं। अब बताइए 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 224 बाइट होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, ARPANET क्या है? बताइए ARPANET क्या है? तो ARPANET आपका विश्व का पहला वैन है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वैन, लैन, इन सभी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब नेक्स्ट, IMPS की शुरुआत कब हुई थी? IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है और इसकी शुरुआत 2010 से मानी जाती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? ऑफिस का मतलब लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो यहां पर राइटर ओपन है, देखिए ये एडिट मेनू है और यहां पर मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, फाइंड की Ctrl+F और गो टू पेज की Ctrl+G होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, एडिट मेनू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? बताइए। तो दो स्रोतों मीन्स दो सोर्स के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। दोस्तों, एग्जाम से पहले CCC की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा और जो ई बुक के बारे में पूछते हैं उसके लिए लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और इस परिवार में नए हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।